ये आपको बहुत काम आएंगी इंशाल्लाह। P4 में डिफरेंट जगहों पे AFM में काम आती है। तो देखते हैं क्या है ये सारी डिस्कशंस। सबसे पहली चीज थी, अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। तो अगर हमसे कोई ये पूछता है कि आप हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बता दें, उसका आंसर क्या है? टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। अब बड़े काम का सवाल है, समझिएगा। मतलब आपसे किसी ने पूछा कि यार फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या, आपने फौरन बोल दिया टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। तो आपसे ना फिर किसी ने एक और सवाल पूछा, उसने कहा ये बताओ हाउ डू यू मेजर द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है ना, आप तो ये बोल रहे हो ना कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज करना ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव है, चाहे वो बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो या AFM हो, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो काउंटर पार्टी ने कहा चलो ठीक है मान लेते हैं, लेकिन ये बताएं कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मेजर कैसे कर सकते हैं। अब इसका जो जवाब है ना, उसकी वर्डिंग्स पे ध्यान देना कि वर्ड्स क्या है, समझना। सवाल ये कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को कैसे मेजर करेंगे, तो जवाब सुनिएगा। इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कि बाय कैलकुलेटिंग मार्केट वैल्यू इक्विटी आप शेयर होल्डर्स की वेल्थ मेजर कर सकते हैं। अच्छा, हम कह रहे कि मार्केट वैल्यू इक्विटी इज द ओनली मेथड ऑफ मेजरिंग द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स, हम कुछ और बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं नहीं यार, ये एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल बात है कि बाय कैलकुलेटिंग मार्केट वैल्यू इक्विटी आप क्या कर सकते हैं, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मेजर कर सकते हैं। अगर मार्केट वैल्यू इक्विटी बढ़ रही है तो ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी, अगर मार्केट वैल्यू इक्विटी कम हो रही है तो डेफिनेटली शेयर होल्डर्स की वेल्थ कम होगी। तो जवाब का तरीका क्या था, क्या इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय कैलकुलेटिंग मार्केट वैल्यू इक्विटी हम क्या कर सकते हैं, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मेजर कर सकते हैं। अब मार्केट वैल्यू इक्विटी बेसिकली कैसे आएगी, इस पे हम बात करते हैं। अच्छा जी, अब मार्केट वैल्यू इक्विटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहां लेते हैं मार्केट वैल्यू इक्विटी कैसे आएगी। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी बराबर इज इक्वल टू, हम लेते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को हम डिवाइड करते हैं पार वैल्यू से। ऑब्वियसली जैसे ही मैं शेयर कैपिटल को पार वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे इनटू करंट शेयर प्राइस। ठीक है जी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इक्वल टू, जब हम शेयर कैपिटल को पार वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो इशूड शेयर्स आ जाएंगे कि एक कंपनी ने कितने शेयर्स आज तक इशू किए हुए हैं। We'll get issued shares। फिर बेटा हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं करंट शेयर प्राइस से। करंट शेयर प्राइस को हम P0 से शो करते हैं। करंट शेयर प्राइस को जो रिप्रेजेंट किया जाता है P0 से किया जाता है। अब बातें समझनी है, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट्स है इसमें। हमने कहा था इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय कैलकुलेटिंग मार्केट वैल्यू इक्विटी हम क्या कर सकते हैं, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मेजर कर सकते हैं। अगर मार्केट वैल्यू इक्विटी बढ़ रही है तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी, मार्केट वैल्यू इक्विटी कम हो रही है तो ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स की वेल्थ कम होगी। मार्केट वैल्यू इक्विटी कैसे आती है, अगर मुझे इशूड शेयर्स पता है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं करंट शेयर प्राइस से, तो मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब बहुत अच्छे से सुनिएगा, लेट्स से यहां तक तो सारी बातें सही हैं। देखिए जब हम AFM की बात करते हैं या ATX की बात करते हैं, जो ऑप्शनल पेपर्स होते हैं इनको हम कहते हैं स्पेशलाइजेशन। अच्छा, जब हम स्पेशलाइजेशन कहते हैं ना, तो फिर स्पेशलाइजेशन वाली चीज को ना स्पेशलाइजेशन वाले तरीके से पढ़ना चाहिए, उसको सिर्फ पढ़ना नहीं है। क्या मतलब, आप मुझे बताएं ना हम लोग क्या लिख रहे हैं, मार्केट वैल्यू इक्विटी बराबर है किसके, इशूड शेयर्स इनटू P0। यार किसी ने हमसे सिर्फ एक सवाल पूछा बस, उसने कहा व्हाई यू हैव यूज्ड सिंबल P0। सवाल क्या P0 सिंबल क्यों यूज किया, वगैरह कुछ और यूज कर लेते हैं, X0 यूज कर लेते हैं, Y0 यूज कर लेते हैं, T मतलब वाई P0। समझ में आ रही बात, बहुत बच्चों वाला सवाल है लेकिन सवाल है भाई। उससे कहा देखिए ना,
उसने कहा आप कोई और सिंबल यूज कर लेते हैं, लेकिन आपने पी नॉट अगर यूज किया तो क्यों किया भाई आपने? अब क्योंकि आप देखें F9 नहीं है, अब AFM है। अब जब स्पेशलाइजेशन की बात होगी तो फिर आपको एक ही चीज की डेप्थ में जाना पड़ेगा, यार अगर ऐसा हो रहा है तो भाई क्यों हो रहा है यार? तो उसने तो देखिए एक सीधा सा सवाल आपसे पूछा, बोले यार मतलब मैं तो लंबे चक्रों में नहीं पड़ा, मेरा तो आपसे सवाल ही है कि आपने सिंबल पी नॉट इस्तेमाल किया तो क्यों किया? इसका भी आंसर है, समझिएगा बहुत ध्यान से। इसका आंसर पता है क्या? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, किसमें? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पी नॉट एक जेनेरिक सिंबल है जो हर उस चीज के लिए इस्तेमाल होता है जिसकी मार्केट वैल्यू होती है। रिपीट, व्हाट डिड आई से? मैंने कहा भाई देखें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ना पी नॉट एक जेनेरिक सिंबल है, जैसे मैथ्स में एक्स और वाई जेनेरिक सिंबल है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम कहते हैं पी नॉट एक जेनेरिक सिंबल है जो हर उस चीज की जगह इस्तेमाल होता है जिसकी क्या मौजूद है? मार्केट वैल्यू। अब सुनिएगा बहुत जबरदस्त, आपसे किसी ने क्या सवाल पूछा था, व्हाई यू हैव यूज्ड पी नॉट? हमने जवाब क्या दिया? हमने कहा भाई देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पी नॉट एक जेनेरिक सिंबल है जो हर उस चीज की जगह इस्तेमाल होता है भाई जिसकी क्या है? मार्केट वैल्यू है। उसने कहा ठीक है, आप प्रूफ कर दो। भाई मतलब अंधी थोड़ी चल रही है, अल्लाह माफ करे यार, AFM है ना, अब हवा में बातें नहीं होंगी। आपने तो एक बड़ी बात बोल दी ना, आपने तो किसी को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पी नॉट सिंबल यूज करने की एक्चुअली रीजन दी है। तो उसने कहा ठीक है यार, अगर जो आप बोल रहे हो ये सच है तो आप इसको क्या करें? प्रूफ करें। इसका प्रूफ देखिएगा, क्योंकि आपने क्या कहा, हर वो चीज जिसकी मार्केट वैल्यू मौजूद है उसकी जगह सिंबल क्या इस्तेमाल होता है? पी नॉट। उसने कहा प्रूफ। आज मैं प्रूफ पे बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसका प्रूफ दे रहा हूं। एक होता है डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। डीवीएम में पी नॉट बराबर होता है डी नॉट 1 प्लस जी के माइनस जी। यहां पे जो पी नॉट होता है ना, एक करंट शेयर प्राइस होती है ऑर्डिनरी शेयर्स की। ये करंट शेयर प्राइस है, मार्केट वैल्यू है किसकी? ऑर्डिनरी शेयर की। ठीक है जी, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, मैं सिर्फ अभी एक चीज का प्रूफ दे रहा हूं कि हम कैसे पता चला कि यार पी नॉट एक जेनेरिक सिंबल है जो हर उस जगह इस्तेमाल होता है जिसकी मार्केट वैल्यू होती है। पहला प्रूफ मैंने दिया, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल में पी नॉट इस्तेमाल हो रहा है जो कि ऑर्डिनरी शेयर की मार्केट वैल्यू को शो करता है। सेकंड, जब हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं केपी की, केपी बराबर होता है डी नॉट अपॉन पी नॉट। पी नॉट करंट शेयर प्राइस है प्रेफरेंस शेयर्स की, पी नॉट मार्केट वैल्यू है, करंट शेयर प्राइस है, लेकिन किसकी? प्रेफरेंस शेयर्स की। तो पी नॉट प्रेफरेंस शेयर्स की मार्केट वैल्यू है। तो ये सेकंड प्रूफ मिला कि पी नॉट इस्तेमाल हो रहा है लेकिन मार्केट वैल्यू किसकी है? प्रेफरेंस शेयर्स की। थर्ड प्रूफ, एक बॉन्ड होता है जिसको हम कहते हैं इररिडीमेबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? इररिडीमेबल बॉन्ड। इररिडीमेबल बॉन्ड में बेसिकली जब हम KD1 माइनस T निकालते हैं इररिडीमेबल में, तो फॉर्मूला होता है I 1 माइनस T डिवाइड बाय P नॉट। अगेन दिस P नॉट इज करंट बॉन्ड प्राइस। P नॉट क्या है जी? करंट बॉन्ड प्राइस। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ऑर्डिनरी शेयर की जगह पी नॉट इस्तेमाल हुआ, प्रेफरेंस शेयर की जगह पी नॉट इस्तेमाल हुआ, और बॉन्ड की जगह भी क्या यूज हुआ? पी नॉट, और तीनों ही मार्केट वैल्यूज। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ दैट क्वेश्चन कि जी व्हाई डू वी से कि पी नॉट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक जेनेरिक सिंबल है जो हर उस जगह इस्तेमाल होता है जिसकी क्या मौजूद है? मार्केट वैल्यू। ये बात क्लियर हो रही? उसका प्रूफ मिल गया हमें। ठीक है जी, तो अब कितना सिंपल सा सवाल था लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ही मुनासिब हमने उसका एक आंसर दे दिया विद प्रूफ कि नहीं, ये इसकी भी रीजन है। ऐसे ही हम थोड़ी बात बोलेंगे यार कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने इतनी बड़ी बात बोल दी कि पी नॉट एक जेनेरिक सिंबल है, लेकिन हमने अब उसका क्या दे दिया? एक प्रूफ भी दे दिया। ठीक है जी, अब मैं आपको थोड़ी सी एक और बहुत जबरदस्त बात बताने वाला हूं, समझना। अब मैं आपको बताता हूं कि नॉलेज का होना और उसका जो राइट डायरेक्शन पे होना ना, ये दो अलग बात है।
अगर किसी को बहुत ज्यादा नॉलेज है लेकिन राइट डायरेक्शन में नहीं, कोई फायदा नहीं। आपके पास एक डिसेंट नॉलेज है लेकिन डायरेक्शन आपकी सही है, आपको बहुत फायदा होगा। कैसे? देखिए, मार्केट वैल्यू इक्विटी हम कैसे निकालते हैं? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, हमें इशूड शेयर्स बताओ, ठीक है, उसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं पी नॉट से। पी नॉट का हमें आइडिया, अब सुनिएगा, ये जो इशूड शेयर्स को आप पी नॉट से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसे आप मार्केट वैल्यू इक्विटी कहते हैं, इसको ना बिजनेस वैल्यू भी कहा जाता है। इसे बिजनेस वैल्यू भी कहा जाता है। अब देखिए, इट मींस मैं कह सकता हूँ बिजनेस की वैल्यू बराबर है इशूड शेयर्स इनटू पी नॉट। अब मैं आपको बताता हूँ राइट डायरेक्शन का फायदा, सुनिएगा। अभी हमने बिजनेस वैल्यूएशन नहीं पढ़ा, मर्जर एक्विजिशन बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, अभी तो हमने कोई टॉपिक भी स्टार्ट नहीं किया, तो बेसिक हमारी इंट्रोडक्शन के बाद सेकंड क्लास है, कोई टॉपिक भी शुरू नहीं किया। मैं आपको सिर्फ एक चीज बताता हूँ, सुनिएगा। अभी हमने बिजनेस वैल्यूएशन स्टार्ट भी नहीं किया, समझना। आप एक सवाल पढ़ते हैं, सवाल, और उसकी पहली लाइन में लिखा होता है APLC इज अ लिस्टेड कंपनी। APLC क्या है? लिस्टेड कंपनी। तो बेटा आपके दिमाग में एक चीज चलना शुरू हो जानी चाहिए, वो पता है क्या है? कि इस कंपनी का पी नॉट गिवन होगा। लिस्टेड कंपनी है ना, तो उसकी शेयर प्राइस स्टॉक से में होगी। बात समझ में आ रही है? यानी कि उस सवाल में यार मैं 100 मिस्टेक करूं, कम से कम मेरी एक बिजनेस की वैल्यू सही होनी चाहिए। कौन सी? इशूड शेयर्स इनटू पी नॉट। क्योंकि भाई मेरा एग्जामिनर क्या कह रहा है, कंपनी क्या है? लिस्टेड है। अगर यार ये एक लिस्टेड कंपनी है तो इसका पी नॉट तो होगा। मुझे तो सवाल में सिर्फ ढूंढना है, बिल्कुल मिलेगा आपको। लेकिन अब उससे बड़ी बात बता रहा हूं, एग्जामिनर कहता है ए लिमिटेड इज अ प्राइवेट कंपनी, तो फौरन दिमाग में आना चाहिए पी नॉट कैलकुलेट करना पड़ेगा, हो नहीं सकता डायरेक्टली पी नॉट। क्यों? प्राइवेट कंपनी का पी नॉट थोड़ी होता है मेरे भाई। बात समझ में आ रही है? अभी देखिए, हमने कोई मर्जर नहीं शुरू, मतलब हमने तो अभी AFM शुरू भी नहीं किया, लेकिन मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं कि यार राइट डायरेक्शन से जब आप चीजें पढ़ते हैं तो आपको बड़ा फायदा होता है। तो आपने जैसे ही पढ़ा कि लिमिटेड इज अ प्राइवेट कंपनी, तो भाई आपके दिमाग में एक चीज बस चलना शुरू हो जानी चाहिए, मुझे पी नॉट कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? और अगर लिस्टेड है तो पी नॉट गिवन होगा ऑब्वियसली। अच्छा जी, अगली बात हमें आते हैं। अच्छा, ये आ गया हमारे पास, पी नॉट पे डिस्कशन होगी हमारी, ठीक है जी। प्राइवेट कंपनी है तो हमें पी नॉट कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो सारे मेथड आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमने कहा कि जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज व्हाट? वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। यानी जब आप कहते हैं ना कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, और फिर आप कहते हैं अगर मार्केट वैल्यू इक्विटी बढ़ी तो वेल्थ बढ़ेगी, मार्केट वैल्यू इक्विटी कम होगी तो वेल्थ कम हो जाएगी। लेकिन यार मार्केट वैल्यू इक्विटी का बढ़ना और वेल्थ का बढ़ना और मार्केट वैल्यू इक्विटी का कम होना, वेल्थ का कम होना, ये तो एंड रिजल्ट है। आपको नहीं लगता वेल्थ बढ़ने से पहले ही कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होने चाहिए जिनसे हमें आइडिया हो जाना चाहिए हाँ भाई वेल्थ बढ़ने वाली है? समझ में आ रही बात? या उन इंडिकेटर से हमें आइडिया हो जाना चाहिए कि वेल्थ कम होने वाली है। तो प्लीज देखिएगा, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स मैक्सिमाइजिंग क्या? शेयर होल्डर्स वेल्थ। बेटा कुछ फाइनेंशियल इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको पहले ही बता देंगे कि वेल्थ बढ़ने वाली है या अल्लाह माफ करे कम होने वाली है। पहले हम फाइनेंशियल इंडिकेटर्स की बात करेंगे जी, फिर हम इंशाल्लाह नॉन फाइनेंशियल। लेकिन एक चीज ऑब्वियसली दिमाग में बैठनी चाहिए, यार जब हम किसी शेयर होल्डर की वेल्थ की मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनसे पहले ही पता चल जाता है हाँ यार हम वेल्थ बढ़ने वाली है नहीं। देखिए, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ में नंबर 1 है जी EPS। बेटा अगर EPS बढ़ रहा है तो इट इज अ पॉजिटिव साइन फॉर द बिजनेस। सोचे,
अच्छा, अर्निंग पर शेयर को तो वैसे भी हम एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कहते हैं, मतलब ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में से एक होता है। तो अर्निंग पर शेयर अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो सर फिर क्या ही बात है। ऑब्वियसली डिविडेंड पर शेयर बढ़ रहा है तो ये भी एक अच्छी बात है, मतलब कंपनी जितना ज्यादा डिविडेंड पर शेयर देगी तो नॉर्मली शेयर होल्डर उसको अप्रिशिएट ही करेगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर इंक्रीज हो रहा है, इट मींस थिंग्स आर रियली गुड इन द बिजनेस। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर कैपिटल कह लें, इसको रिटर्न ऑन इक्विटी भी कहते हैं, आरओई। किसी बिजनेस में आरओई बढ़ेगा तो हम क्या कहेंगे, हाँ यार पॉजिटिव साइन है कि यार लगता है इस बिजनेस के शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी। पीएटी अगर बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, यानी कि ये सारे फाइनेंशियल इंडिकेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल आसान वर्डिंग्स में, तो इसका मतलब क्या है कि जी ये फाइनेंशियल इंडिकेटर्स है, दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स व्हाट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। लेकिन यार अल्लाह माफ करे, ईपीएस कम हो रहा है, कंपनी डिविडेंड दे ही नहीं रही, दे रही है बहुत कम दे रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी कम हो रहा है, लास्ट ईयर से पीएटी कम आ रहा है, रेवेन्यू कम ही हुए जा रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ फिर ये इंडिकेटर्स हैं कि हालात खराब है, थिंग्स आर रियली बैड। ठीक है जी, ये तो बेटा फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हुए जिनसे आइडिया हो जाएगा हमें वेल्थ बढ़ने वाली है या कम होने वाली है। फिर देखिए नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, ऑब्वियसली कुछ नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स भी होते हैं। एक मिनट दीजिएगा, सॉरी। अच्छा, ये नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स पे बात करते हैं। ये तो फाइनेंशियल हुए। नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर में देखिए मार्केट शेयर। ऑब्वियसली किसी बिजनेस का अगर मार्केट शेयर बढ़ रहा है तो थिंग्स आर रियली गुड। अच्छे से देख लें, मार्केट शेयर नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स में लिखा हुआ। बाद बच्चे इसको कंफ्यूज करते हैं कि सर फाइनेंशियल होना चाहिए, फाइनेंशियल नहीं है। उसकी वजह यार देखिए, ये तो अंडरस्टूड बात है कि आपका फाइनेंशियल इंडिकेटर भी नॉन फाइनेंशियल की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। अब नॉन फाइनेंशियल जो इंडिकेटर जितने अच्छे होंगे तो इम्पैक्ट अच्छा किस पे पड़ेगा, फाइनेंशियल्स पे। बेटा मार्केट शेयर तो बेटा इस तरह से भी बढ़ सकता है, सुनिएगा। आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस कम कर दें, बहुत कम कर दें, सर आपका तो मार्केट शेयर बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन हो सकता है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाए। तो बेसिकली मार्केट शेयर को हम नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स में लेते हैं, फाइनेंशियल में नहीं लेते। कस्टमर सेटिस्फैक्शन एक नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। एक्चुअली कस्टमर सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है रिपीट बिजनेस फ्रॉम कस्टमर्स। कस्टमर सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है, रिपीट बिजनेस फ्रॉम कस्टमर्स। बेटा अगर आपको कस्टमर से रिपीट बिजनेस मिल रहा है, इट मींस दे आर सेटिस्फाइड। मैं आपको इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन की सबसे अच्छी एग्जांपल जिसका मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं है, शायद आप लोग ज्यादा बेहतर बता पाए, मतलब हमें बताने वालों ने बताया कि आईफोन एक ऐसी बला है, मतलब जिसने एक दफा आईफोन इस्तेमाल कर लिया फिर उसे कोई और स्मार्टफोन अच्छा ही नहीं लगेगा। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंटली हमें बताया गया, इतना कॉन्फिडेंटली, डर गए मैंने कहा अगर ये सच है फिर तो एक दफा भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बहुत खराब शौक है, क्यों ये तो बहुत महंगा शौक पड़ेगा। मैंने डर के मारे एक दफा भी यूज नहीं किया। क्यों? एक तो बहुत महंगा है, और सेकंड चीज अपनी नहीं होती, दूसरे की इमानत होती है, जब आएगा ले जाएगा, हम तो संभाल के रखते हैं, गार्जियन होते हैं हम तो, ठीक है, जब आता है उसको दे देते हैं, ये ले भाई संभाल के रखा था। तो इफ इट इज ट्रू तो मैं और आप कह सकते हैं कि एप्पल ने बेसिकली क्या किया है, क्या अचीव कर लिया, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जो कि आई थिंक किसी हद तक ट्रू भी है। आई थिंक आईफोन के सेलफोन की प्राइस भी इतनी कम नहीं होती, सैमसंग का फोन बहुत महंगा होता है, अचानक से बहुत सस्ता हो जाता है। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सिंपली रिपीट बिजनेस फ्रॉम कस्टमर। क्वालिटी मेजर्स, ऑफ कोर्स क्वालिटी स्पीक्स, क्वालिटी की तो बात ही अलग। क्वालिटी की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं समझाने के लिए, ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें ऑडी, ऑडी एक कार है, एफएक्स भी एक कार है। अच्छा, एफएक्स ही मैं कभी बुराई नहीं करता, क्यों, मेरे पास सबसे पहले एफएक्स,
अल्हम्दुलिल्लाह ऑडी है नहीं, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह जल्द आ जाएगी, ठीक है। तो सवाल ये यार ऑडी भी एक कार है, एफएक्स भी कार है, कार का मेन काम क्या है? कम्यूटिंग, आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। देखिए यार लोग पागल के बच्चे हैं जो ऑडी के लिए इतना ज्यादा दे रहे हैं, बीएमडब्ल्यू के लिए इतना पे कर रहे हैं, कोई तो रीजन होगी यार, क्वालिटी। आप ये थोड़ी कह सकते हो कि दोनों में एक जैसी ड्राइव है, खुदा का खौफ करो यार, क्या हो गया, क्वालिटी। इट मींस कोई तो फर्क है, व्हाई पीपल आर पेइंग सो मच फॉर दैट। इसकी एक और एग्जांपल जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की, व्हाट इज दैट, काफी पहले कराची में, बहुत पहले, जब नया नया ग्लोरिया जीन्स आया, चले गए भाई अपनी ग्लोरिया जीन्स की तारीफ सुनी, पहुंच गए आराम से, हम बैठे तो हमने देखा कि वहां पे एक छोटी सी क्यू लगी हुई थी, 8-10 लोग खड़े हुए, तो हम थोड़े ठंडे मिजाज के अंदर बैठ गए, कौन सा खत्म होने वाला है भाई। लेकिन एक आइडिया आया मेरे मन में, एक ख्याल आया, मैंने कहा यार 350-400 रुपए का एक कप है और 10-12 लोग खड़े हुए लाइन में, तो मैंने कहा ये जो डंकिन डोनट्स है वहां मैंने सुना 130 रुपए की कॉफी होती है, तो मैंने कहा अगर 400 में लाइनें लगी हुई तो 130 में तो कत्ल हो रहा हूँ, अल्लाह माफ करोगे मुझे, मुझे हुआ क्या, वहां तो 400 की कॉफी ली, बहुत तमीज से पी, और गलती से एक दफा डंकिन डोनट चले गए, ऐसा लग रहा था हम अकेले ही हैं, मतलब कोई और है ही नहीं कॉफी में। इवन दो 130 एंड 400, रीजन क्वालिटी। तो क्वालिटी इटसेल्फ बहुत बड़ा आप कह लें कंट्रीब्यूट करता है। अगर क्वालिटी आपकी प्रोडक्ट में, अगर वो क्वालिटी है जो कस्टमर को चाहिए, तो ऑब्वियसली आपके शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ने वाली। तो आप मतलब क्वालिटी की तो कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। अब सवाल कि यार चलें, ये कुछ फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हो गए और कुछ नॉन फाइनेंशियल हो गए, जिनसे हमें आइडिया हो जाता है कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ने वाली है या कम होने वाली है। अब कुछ और चीज, The above are all key performance indicators, KPIs, that need to be measured and reviewed on a regular basis. By whom? BOD, Board of Directors. भाई इन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को मेजर करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? BOD की। ये छोटी छोटी बातें भी पता होनी चाहिए। कोई गलती से इंटरव्यू में पूछ ले भाई कि KPIs क्या होते हैं, यही KPIs, फाइनेंशियल भी बता दें उसको, नॉन फाइनेंशियल भी बता दें। फिर अगर आपसे पूछते हैं इंटरव्यू में, बताओ यार ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिव्यू करना, तो BOD की। भाई BOD चेक करेगा ना। मैं इससे अगर वैसे हट के बात करूं, अगर एक सोल ट्रेडर की बात करूं, तो यार उसका मालिक चेक करेगा ना इन चीजों को यार, कि थिंग्स आर गोइंग वेल और नॉट। खुद सोचें, अबे एम्प्लॉय थोड़ी इतना देखेगा, वो आएगा काम करेगा चला जाएगा, सो ऑनर ने देखना है ना यार। अब आइए एक्सटर्नल फैक्टर्स इफेक्टिंग वी क्या, मार्केट वैल्यू इक्विटी। पी नॉट हमें पता है करंट शेयर प्राइस। अब सुनिएगा बेटा, कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो मार्केट वैल्यू इक्विटी को हिट करते हैं, जो करंट शेयर प्राइस को इफेक्ट करते हैं। और मजे की बात बताएंगे, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके BOD के कंट्रोल में नहीं होते। अब ध्यान में एक सवाल आना चाहिए कि सर अगर वाकई कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लेट से मार्केट वैल्यू इक्विटी पे फर्क पड़ता है, करंट शेयर प्राइस पे फर्क पड़ता है, ठीक है जी, और आप ये भी बोल रहे हो कि वो फैक्टर्स हमारे BOD के कंट्रोल में नहीं है, तो सवाल ये पैदा होता है अगर किसी BOD के कंट्रोल में वो फैक्टर्स नहीं है, तो फिर उन फैक्टर्स का पता होना, उससे क्या फायदा होगा? व्हाट बेनिफिट वी विल गेट? सर उससे हमें फायदा होगा, पता है उससे क्या फायदा होगा? उससे यकीन माने किसी की परफॉर्मेंस मेजर करने में मुझे बहुत फायदा होगा। ऐसा ना हो ना कि आपकी P नॉट गिर रही है, करंट शेयर प्राइस गिर रही है, हम उठा के किसी को जॉब से निकाल दें इस बेसिस पे, हो सकता है उसके कंट्रोल में ही ना। और अगर मुझे इन फैक्टर्स का नहीं पता, हो सकता है मैं किसी को मतलब जो डिजर्व नहीं करता फिर भी उसको बेनिफिट दे दूं। समझ में आ रही बात? तो यार मुझे वो फैक्टर्स लाजमी पता होने चाहिए कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो बेसिकली मार्केट वैल्यू इक्विटी को बीट करेंगे और करंट शेयर, जो कि मेरे BOD के कंट्रोल में नहीं है। मैंने कुछ रीजन दिए कि व्हाई डू आई नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ दीस फैक्टर्स। फिर मुझे एक और फायदा होगा, सुनिएगा, वो पता क्या है? देखो
जिस कंट्री में आप ऑलरेडी हैं, जागते रहिएगा, जिस कंट्री में बेटा आप ऑलरेडी हैं, अच्छा वहां तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये जो भी फैक्टर्स है मुझे फेस करना है, बट इफ आई एम प्लानिंग टू मेक इन्वेस्टमेंट इन ओवरसीज XYZ कंट्री, तो ये जो फैक्टर्स अभी मैं और आप पढ़ने वाले हैं ना, इन फैक्टर्स को मैं वहां जरूर देखूं। छोटी सी एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए। देखो बेटा, जिस कंट्री में आप ऑलरेडी हैं वहां कुछ भी नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे जिस कंट्री में मैं ऑलरेडी हूं, वहां अगर पॉलिटिकल अनरेस्ट है, पॉलिटिकल क्या है, अनरेस्ट है, तो ठीक है, उसका बुरा इंपैक्ट बिजनेसेस पे पड़ेगा और मेरे बिजनेस में भी बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। आई हैव टू फेस बिकॉज आई एम ऑलरेडी देयर। लेकिन सुनिएगा बेटा, अगर मेरा बिजनेस प्लान कर रहा है कि यार मैं किसी फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करूं, तो भाई मैं तो वहां इन्वेस्टमेंट करने से पहले जरूर देखूंगा वहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं है। सोचो, why would I invest in a country where political instability is there? भाई मैं कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। सोचा, क्योंकि यार हम कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट की थोड़ी बातें कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होती है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा है। हालांकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मेरे भाई जब आप किसी दूसरे कंट्री में जाओगे तो देख के जाओगे ना यार, वहां पे ये वाले मसले तो नहीं है। तो इन फैक्टर्स का पता होना जरूरी है भाई। देखते हैं हम वो कौन से फैक्टर्स हैं जो वीई को भी हिट करेंगे और पी नॉट को भी, और बीओडी के कंट्रोल में नहीं है। चेक करते हैं, जस्ट अ मिनट। द बीओडी कैन नॉट कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट्स दैट अफेक्ट्स क्या, वी एंड और पी नॉट। वन ऑफ द मेजर फैक्टर इज मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, जो कि 5 होते हैं, 5। अब ये मैक्रो इकोनॉमिक जो वेरिएबल जो कि 5 है, देखते हैं क्या है। इकोनॉमिक वेरिएबल व्हाट आर दे? मे डायरेक्शनल चेंजेस अफेक्ट द शेयर प्राइस। पहला है इंटरेस्ट रेट इफ दे फॉल। अगर इंटरेस्ट रेट बेटा कम हो रहा है, वन पॉसिबिलिटी स्टिमुलेट डिमांड एंड रेवेन्यू। सर हो सकता है इंटरेस्ट रेट के कम होने से आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाए, रेवेन्यू बढ़े। कैसे? सुनना, इट इज पॉसिबल कि योर प्रोडक्ट इज सो एक्सपेंसिव, इन ऑर्डर टू बाय योर प्रोडक्ट कस्टमर नीड्स फाइनेंसिंग। कस्टमर नीड्स फाइनेंसिंग। कस्टमर को क्या चाहिए? फाइनेंसिंग चाहिए। तो मुझे बस एक चीज बताइएगा, अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा, अल्लाह माफ करे, तो सर कस्टमर तो खुशी से लोन लेगा। यस, आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। हालांकि डिमांड बढ़ रही होगी, अच्छी चीजें हो रही होंगी बिजनेस में, लेकिन मैं उसका क्रेडिट जाहिर सी बात है किसी बीओडी को दूंगी। क्यों दूं भाई? एक और बेनिफिट, लोअर द कॉस्ट ऑफ डेट एंड इंप्रूव क्या? प्रॉफिट। ऑब्वियसली इंटरेस्ट का रेट कम होगा, पीएनएल में इंटरेस्ट कम आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। इन्वेस्टर स्विच टू शेयर मार्केट फॉर बेटर रिटर्न्स। एक और चीज होगी, लोग ना अपना पैसा मनी मार्केट से निकाल लेंगे। मनी मार्केट मींस समझे, बॉन्ड्स में ट्रेड करना। मनी मार्केट मींस गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बाय करना, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को सेल करना। अब जाहिर सी बात है, जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी इंटरेस्ट रेट क्या होगा? कम। तो फिर लोग, कंपनीज वो कहेंगे यार गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा नहीं लगाते, पैसा क्या लगाते? स्टॉक्स से, वहां अच्छा रिटर्न मिलेगा। अच्छा जी, अब ऑब्वियसली एक बच्चे के ध्यान में ये चीज आती है कि सर अगर इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है तो ऑब्वियसली बढ़ भी सकता है, सारे इंपैक्ट अपोजिट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही? इन्फ्लेशन रेट इफ इट राइजेस, बेटा अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्या होगा? कॉस्ट राइज कॉजिंग ड्रॉप इन क्या? प्रॉफिट। से इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम होगा। अब जहन में एक सवाल आता है, समझाता हूं क्या। अक्सर जहन में एक स्टूडेंट का सवाल आता है, गहरी सोच का मालिक होता है कि सर माना इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मान लिया, तो बच्चा कहता है सर अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो मैं अपनी प्राइस भी तो बढ़ाऊंगा। समझ में आ रही बात?
तो बोला मुझे किस बात की टेंशन है, मेरा प्रॉफिट क्यों कम हो रहा है। मैं इसका जवाब देता हूँ, बेटा अगर इन्फ्लेशन जब बढ़ता है, जरूरी नहीं है कि आपकी प्राइस भी उसी लेवल से बढ़े। सम टाइम कुछ इन्फ्लेशन हमको बेयर करना पड़ जाता है। क्यों? अच्छा, हमें लगता है हमारा कस्टमर क्या नहीं करेगा, एक सर्टेन प्राइस के बाद हमें पे नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि फिर वो जो इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है उसका कुछ ना कुछ बर्डन कंपनी को बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा हम अपना इन्फ्लेशन का इफेक्ट पास ऑन नहीं कर सकते अपने कस्टमर पे। तो सिंपली जब इन्फ्लेशन राइज होता है ये कॉस्ट बढ़ेगी, और कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम होगा। ठीक है जी। और वो जो जहन में सवाल आता है कि जी इन्फ्लेशन अगर आएगा कॉस्ट बढ़ेगी तो हम प्राइस बढ़ा देंगे, तो हमेशा ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम आई वुड से कि हर बंदा जो है ना इन्फ्लेशन का सारा इम्पैक्ट कस्टमर पे पास ऑन नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं किसी को फिर बेयर करना पड़ता है। कॉज इंटरेस्ट रेट टू राइज, याद रखिएगा इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा। क्यों, बताता हूँ। असल में इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इकोनॉमीज में होता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये होता है मनी सप्लाई को रोको, पैसे को रोको। एक्चुअली इन्फ्लेशन इसलिए भी बढ़ आ जाता है, अगर सबके पास पैसे आ जाए ना, सबके पास, तो भी इन्फ्लेशन आ जाएगा। वजह, कमोडिटीज जो है ना वो लिमिटेड ही है, अनलिमिटेड नहीं है। जैसे इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल आप हमारे यहाँ पाकिस्तान नहीं ले लें, अल्लाह माफ करे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को देख लें। कोई भी नई कार लॉन्च होती है वो एक ही दिन में खत्म हो जाती है, जैसे पता नहीं क्या मारा मारी चल रही, फ्री में बांट रहे हैं। वो आप देख लें, जो भी बाहर से आया है कार इंडस्ट्री वाला बस यही पछता रहा है पहले क्यों नहीं आया। हर एक हफ्ते बाद प्राइसेस, गाड़ियों की प्राइसेस डॉलर के साथ साथ बढ़ रही है, अल्लाह माफ करे। तो बेसिकली आप मनी सप्लाई को जब रोकते हैं तो उससे भी इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आता है। कैसे? अभी जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिसेंटली व्हाट दे हैव डन, इन्होंने ना बेसिकली कार फाइनेंसिंग अभी रोक रहे हैं। अगर कार फाइनेंसिंग वाकई रुक जाएगी तो फिर इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि यार हर बंदा ना पाकिस्तान में, हर बंदा नॉर्मली गाड़ी अपने पैसों से परचेज नहीं करता। एक ऐसी मेजोरिटी भी है जो कार को फाइनेंस करवा लेते हैं। तो सर जब इंटरेस्ट रेट अल्लाह माफ करे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यादा होगा तो फिर लोग कहेंगे नहीं यार कार फाइनेंसिंग में नहीं जाना। तो उससे होगा क्या, ऑटोमेटिकली कार की डिमांड पे इम्पैक्ट आएगा। जब डिमांड पे इम्पैक्ट, डिमांड गिरेगी तो प्राइस भी गिरेगी। तो इट मींस इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट बढ़ेगा। डी वैल्यू द होम करेंसी, ऑब्वियसली हमारे यहाँ देख लें इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है कि हमारी करेंसी कभी सोचा नहीं था इतनी ज्यादा डी वैल्यू होगी, लेकिन होगी। ये अल्लाह का शुक्र है कि मजीद नहीं हो रही। ठीक है जी, क्योंकि अब तो हम बहुत ही खतरनाक लेवल पे डी वैल्यू हो गया। 175, 180, अल्लाह माफ करे, $1 का और हम का। बस नाइजीरिया वाला हाल ना, अल्लाह रहम करे। 450 का सुना वहां पे $1 ऐसा होगा तो अल्लाह रहम करे। भाई बच्चा रोटी लेने ही जाएगा, पता नहीं वापस आएगा। अल्लाह रहम। तो इन्फ्लेशन रेट जी, तो अगर कंट्री में इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है तो ऑफकोर्स आपकी करेंसी भी क्या होगी, डी वैल्यू। फॉरेन एक्सचेंज रेट इफ इट राइजेस, यहाँ राइजेस का मतलब है बेटा स्ट्रेंथन होना। यहाँ राइजेस का मतलब क्या, स्ट्रेंथन होना, ये तगड़ा होना, स्ट्रांग होना। अब सुनिए, एक्सचेंज रेट का स्ट्रेंथन होना हमेशा फायदेमंद नहीं होता। कैसे? रिड्यूस कैश रिसीट फॉर एक्सपोर्टर, याद रखिएगा करेंसी का स्ट्रांग होना, करेंसी का मतलब होम करेंसी का स्ट्रांग होना एक्सपोर्ट को ना डिस्करेज करता है। होम करेंसी का स्ट्रांग होना एक्सपोर्ट को क्या करेगा, डिस्करेज। क्योंकि जब बेटा बाहर से डॉलर आएंगे ना, उनको आप पीकेआर में कन्वर्ट करोगे तो फिर पीकेआर कम बनेगी। तो अपनी करेंसी का स्ट्रांग होना हमेशा फायदेमंद चीज नहीं है, नुकसान भी होता है। तो रिड्यूस कैश रिसीट फॉर एक्सपोर्टर, तो बाहर से जो पैसा आएगा जब उसको हम लोकल करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो पैसा कम बनेगा अगर आपकी करेंसी स्ट्रांग हो रही है। एक फायदा होता है जी, इंपोर्ट की कॉस्ट कम हो जाती है क्योंकि आपकी करेंसी स्ट्रांग होगी। डिस्करेज व्हाट, एक्सपोर्ट को डिस्करेज कर, लेकिन फायदा ही नहीं है एक्सपोर्ट करने का, क्योंकि जब पैसे आते हैं उसको अपनी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, कुछ मिलता ही नहीं। जैसे काफी पहले, नाम नहीं बता रहा,
एक बड़ी जबरदस्त ऑडिट फर्म हमारे पास थी। अब वो जाहिर सी बात है पाकिस्तान में पीकेआर में कमा रहे थे। जब वो पीकेआर को डॉलर में कन्वर्ट करके बाहर डॉलर भेजते थे तो उनकी पेरेंट कंपनी को अच्छा नहीं लगता था। बोले डॉलर को क्या हो गया, अल्लाह माफ करे, पोलियो हो गया, मतलब पीकेआर में तो उतने ही पैसे हैं। जब आप डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो वो सोचे ना, अगर पहले 105 रुपए का $1 आता था, सही, और ये लोग लेट से $5 लाख भेज रहे थे, तो सर आज अगर पीकेआर में उतना ही है जितना पहले था, सर डॉलर तो फिर 5 लाख नहीं जा रहे होंगे ना, वो हार्डली 2.5 लाख जा रहे होंगे। तो उनको तो चक्कर आएंगे कि व्हाट इज हैपनिंग। तो हुआ क्या, अच्छा हुआ कुछ ये है कि बेसिकली वो जो कंट्री है उसका डॉलर हो गया बहुत स्ट्रांग। तो अब उसने यहाँ पे जो सेटअप बना रखा है जिसमें वो पीकेआर में कमा रहा है, अब उसको मजा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जब वो पीकेआर को कन्वर्ट करके अपने पैसों में लाता होगा तो बहुत कम बनते हो। तो बेटा याद रखिएगा, अगर लोकल करेंसी स्ट्रांग हो रही है तो एक्सपोर्ट को वो चीज क्या करेगी, डिस्करेज। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी इफ इट फॉल्स। अच्छा पहले तो हमें बेटा पता होना चाहिए जीडीपी क्या होता है, इसका पता होना चाहिए। जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इस पे थोड़ी सी बात करते हैं, फिर ये आगे पॉइंट्स इंशाल्लाह। देखिए जीडीपी क्या है, किसी भी कंट्री में एक साल में जितनी भी सर्विसेज दी गई हैं, जितनी भी गुड्स मैन्युफैक्चर की गई हैं, उनकी फाइनल मॉनेटरी वैल्यू, यानी कि जीडीपी क्या, फाइनल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ all the goods manufactured and services rendered in any country in 1 year. Repeat, GDP के final monetary value of all the goods manufactured and all the services rendered in 1 year in any country, किसी भी country, पूरे साल में जितनी भी गुड्स मैन्युफैक्चर हुई हैं, जितनी भी सर्विसेज दी गई हैं, उनकी क्या निकाल लो, फाइनल मॉनेटरी वैल्यू, दैट इज जीडीपी। अब देखिए, अगर जीडीपी के बारे में क्या लिखा है, इफ इट फॉल्स, जीडीपी अगर गिर रहा है, रिड्यूस डिमांड एंड रेवेन्यू। अब सुनिए जीडीपी क्या हो रहा है, गिर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर जीडीपी गिर रहा है और हमारे भाई ये इंफॉर्मेशन है नेट से, तो मेरी कंपनी को क्या फायदा इस इंफॉर्मेशन से, मैं बताता हूं, सुनना, इसका फायदा क्या मैं बता रहा हूं, जागते रहिएगा। इसको कहां लिंक करूंगा देखिएगा। लेट से बेटा हमारे सामने ना एक ओवरसीज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का सवाल है, ओवरसीज का। हम एक ऐसे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं जहां एग्जामिनर कहता है कि उस कंट्री का जीडीपी गिर रहा है। मैं रिपोर्ट में लिखूंगा कि जिस कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो देयर इज अ रिस्क, वो रिस्क ये है कि उस कंट्री का जीडीपी गिर रहा है और हम वहां जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये रिस्क है बहुत बड़ा। समझ में आ रही बात, क्यों रिस्क है? क्या मैं कह सकता हूं जिस कंट्री का जीडीपी गिर रहा है, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं, इकोनॉमिक हेल्थ उस इकोनॉमी की अच्छी नहीं है भाई। और बेटा आप वहां इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं, सोचें आप थोड़ा। तो कभी भी किसी सवाल में ओवरसीज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हो, जीडीपी का जिक्र हो, सवाल में बढ़ रहा हो तो पॉजिटिव में लिखूंगा, गिर रहा है तो नेगेटिव में लिखूंगा, कहूंगा रिस्क है भाई बहुत बड़ा। अच्छा जी, रिड्यूस्ड डिमांड एंड रेवेन्यू अगर फॉल है, आप देखें यार क्या बात है, यकीन माने जब किसी कंट्री का जीडीपी गिरता है ना, तो वहां की गवर्नमेंट उसको रिस्पॉन्ड कैसे करती है बताते हैं आपको, और हमारी गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्ड करती है वो भी बताते हैं आपको। हालांकि हमने P4 या AFM में भी शुरू भी नहीं किया और आज हम ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि अगर जीडीपी गिर रहा हो तो इकोनॉमी को क्या करना चाहिए। देखिए क्या लिखा है, कॉज इंटरेस्ट रेट्स टू फॉल टू स्टिमुलेट व्हाट, डिमांड। बेटा जिन इकोनॉमीज का जीडीपी गिरता है ना, वो इकोनॉमीज व्हाट डू दे डू, वो इंटरेस्ट रेट अपने कम कर देते हैं ताकि डिमांड बढ़े। बेटा हम इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, लोग लोन लेंगे, कंपनीज लोन लेंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, इकोनॉमी रिसेशन से बाहर आ जाएगी भाई।
हमारी गवर्नमेंट अलग है, ना जाने हमारी गवर्नमेंट ने कौन सी इकोनॉमिक्स पढ़ी है, अजीब मतलब पागल बना दिया। इकोनॉमिस्ट भी परेशान होते होंगे क्या चल रहा है। एक तरफ इकोनॉमी का जीडीपी गिर रहा है और इंटरेस्ट रेट हम बढ़ा रहे हैं, आया मजा आएगा। दोनों काम उल्टे। लोग क्या करते हैं, जीडीपी गिरता है तो इंटरेस्ट रेट कम कर देते, हम बढ़ा रहे हैं। पता नहीं किसी फर्रे वर्रे से पढ़ी है हमने इकोनॉमिक्स, क्या किए समझ नहीं आ रहा। तो है जीडीपी। एक और है जनरल टैक्सेशन, इफ इट राइजेस, टैक्स अगर बढ़ रहा है बेटा, कंपनी का प्रॉफिट डैमेज हो, यस नो डाउट, नॉट एनकरेज इन्वेस्टमेंट बाय कंपनीज। सर कंपनीज इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे, फायदे नहीं उठाएंगे, जो कमाते हैं टैक्स की फॉर्म में गवर्नमेंट ही ले लेती। बस एक फायदा है, मोर सेविंग फ्रॉम टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन, जो F9 में पढ़ते थे कि कैपिटल अलाउंस को बड़े टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करूंगा सेविंग ज्यादा होगी। भाई नहीं चाहिए भाई। तो अगर आप देखिए ये 5 इकोनॉमिक वेरिएबल है, कौन कौन से? इंटरेस्ट रेट 1, इन्फ्लेशन 2, एक्सचेंज रेट 3, जीडीपी 4, टैक्सेशन 5। ये 5 मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है। फिर मैं इनको एक और बहुत जबरदस्त पॉइंट से लिंक करने वाला हूं, जागते रहिएगा। ये 5 क्या हो गया जी? मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल प्लस 1 ऐड कर रहा हूं पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर मींस पॉलिटिकल रिस्क। अब सवाल ही पैदा होता है कि 5 मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल और एक पॉलिटिकल रिस्क, क्या मतलब? समझा रहा हूं, अच्छे से सुनिएगा। आई वांट टू से समथिंग। क्या मैं कह सकता हूं ये जो 5 इकोनॉमिक वेरिएबल हमने पढ़े अभी, सर लॉजिकली ना बेटा ये बिजनेसेस के लिए रिस्क है। सोचे आप, शेयर इंटरेस्ट रेट बढ़ने से मुझे नुकसान भी तो हो सकता है, अगर कम होने से फायदा हो रहा था। इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा तो मेरे बिजनेस के लिए तो रिस्क है ना भाई। तो ये जो 5 इकोनॉमिक वेरिएबल है ना, बेसिकली दे ऑल आर रिस्क फॉर द बिजनेस। आप सुनिएगा, ये जो पॉलिटिकल फैक्टर है ये भी बिजनेसेस के लिए रिस्क है। क्यों? क्या मैं कह सकता हूं किसी भी कंट्री में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो इसका बड़ा अच्छा इंपैक्ट पड़ने वाला है इकोनॉमी पे, बिजनेस पे। और बेटा अगर पॉलिटिकल अनरेस्ट है, पॉलिटिकल अनरेस्ट तो बहुत बुरा इंपैक्ट पड़े। चेक कर लें, हमारे स्टॉक से तबाह बर्बाद हो जाता है हमारा, अल्लाह माफ करे, जरा सा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी नजर आया उसको, मार्केट्स क्रैश कर जाती है सीरियसली। तो सवाल ही पैदा होता है कि यार इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस के लिए ना 6 ऐसे फैक्टर हैं जो कि रिस्क है, 5 मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल और 1 पॉलिटिकल रिस्क। अब सुनिएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये जो बिजनेस रिस्क है इसके कोई फैक्टर्स बता दें, तो हम कहेंगे हाँ यार इसके भी फैक्टर्स हैं। 5 मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, एक पॉलिटिकल रिस्क है, एक पॉलिटिकल फैक्टर है। यानी कि 6 के 6 फैक्टर्स बेसिकली क्या है? बिजनेस के लिए रिस्क है। हाँ एक चीज है, इन तमाम फैक्टर्स का इफेक्ट हर बिजनेस पे सेम नहीं होता। कैसे? क्या मैं कह सकता हूं पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का इंपैक्ट बहुत बुरा पड़ेगा एयरलाइन इंडस्ट्री पे एज कंपेयर टू चेन ऑफ फूड रिटेलर्स। अगर मैं 2 इंडस्ट्रीज को कंपेयर करूं तो हम कह सकते हैं कि हाँ यार एक इंडस्ट्री पे इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, दूसरे पे इतना नहीं होगा।
अगेन अगर अपने कंट्री की बात करें तो पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से चेक कर ले, हमारे पास नंबर ऑफ एयरलाइंस, अब कराची की बात करें पाकिस्तान की, अंडर 10 आती हैं। किसी जमाने में कराची एयरपोर्ट पे नंबर ऑफ एयरलाइंस 45 आया करते, देयर वाज अ टाइम। कहां 45, कहां अंडर 10? रीजन पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। लेकिन आप फूड रिटेलर को देख लें, पाकिस्तान से कोई भी नहीं गया। केएफसी आज भी पाकिस्तान में है, मैकडॉनल्ड आज भी है, ये सब है। एयरलाइन चली गई, समझ में आ रही बात? हालांकि हमारे यहाँ किस किस लेवल के हालात खराब हुए, अल्लाह माफ करे, लेकिन ये लोग वहीं पर। तो इट मींस ये जो फैक्टर्स है इनका इफेक्ट बिजनेस पे, हर बिजनेस पे एक जैसा नहीं है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करेगा। अच्छा, इनको मैंने लिंक करना है किसी चीज से, किससे देखेगा मैं, और आप कह सकते हैं कि यार ये 6 के 6 फैक्टर्स, 5 मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल और 1 पॉलिटिकल, ये सारे ना बिजनेसेस के लिए रिस्क हैं। किसके लिए? अगर ये बिजनेसेस के लिए रिस्क हैं तो हम एक चीज पढ़ते हैं जो अभी भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे चल के, कि बिजनेस रिस्क का एक मेजर होता है जिसको हम कहते हैं बीटा एसिड। बीटा एसिड इज अ मेजर ऑफ बिजनेस रिस्क। बीटा एसिड क्या है जी? बीटा एसिड है मेजर ऑफ बिजनेस रिस्क। रिपीट करो, व्हाट इज बीटा एसिड? बीटा एसिड इज अ मेजर ऑफ बिजनेस रिस्क। लेकिन आज एक नई चीज सीखी, वो पता है क्या? F9 में एक ही चीज पढ़ी थी कि बीटा एसिड मेजर है बिजनेस रिस्क का। आज अगर हमसे कोई पूछे ना कि जो बीटा एसिड है जो कि मेजर है बिजनेस रिस्क का, और आज हमसे कोई पूछे यार इसके पीछे कितने फैक्टर्स हैं, तो हम कहेंगे 6, 5 मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल और 1 पॉलिटिकल। F9 में किसी हद तक हम डिस्कस करते हैं, लेकिन मेनली हम F9 में यहां रुक जाते हैं, बीटा एसिड मेजर ऑफ बिजनेस रिस्क। लेकिन आज पता चला नहीं है, इसके पीछे भी कुछ फैक्टर्स है, क्योंकि 5 मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल और 1 पॉलिटिकल। आप लिंकेज चेक कर रहे हैं कि किस तरह से बातों को लिंक कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम मूल वाली बात है ना यार, 5 मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल पता चल गया, 1 पॉलिटिकल रिस्क पता लग गया, ठीक है यार, इट्स ओके, लेकिन हमने तो एएफएम के लिए पढ़ना है ना भाई, कोई लिंक तो उसका। बिल्कुल बिल्कुल, हर बिजनेस में पड़ेगा। और इन चीजों की नॉलेज का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, जब भी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल होगी, इनमें से बहुत से पॉइंट हम लिखा करेंगे। सवाल में एक दफा नजर आ जाएगा किसी कंट्री में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, वहां पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, मैं रिस्क के अंदर लिखूं। सिस्टमैटिक है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हैं, सुनिएगा, मैं उस कंट्री में शायद इन्वेस्ट ही ना करूं। समझ में आ रही बात? तो ये हम कहीं ना कहीं लिंक करेंगे सिस्टम। तो ये हमें इस चीज का आइडिया हो गया कि बीटा एसिड जो कि मेजर है बिजनेस रिस्क का, उसके पीछे 6 फैक्टर्स हैं, 5 मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल और 1 पॉलिटिकल फैक्टर। ठीक, यहीं पे एक चीज बता रहा हूं जो ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल के टॉपिक में हम पहले भी में डिस्कस करते हैं, यहां भी करेंगे, लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी करेंगे, सिंस इट इज देयर। तो मैं बता रहा हूं, मैंने आपसे पहली क्लास में कहा था P4 में एएफएम में 10 ऐसे डेडली सिन है जो आपने नहीं करना, जिसकी आखिर में एक वीडियो भी हम बनाएंगे, कंपाइल भी कर देंगे एक जगह इंशाल्लाह। पहला डेडली सिन ये है, बीटा एसिड इज अ मेजर ऑफ बिजनेस रिस्क। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे एक और, बीटा इक्विटी, जिसमें बेसिकली 2 रिस्क होते हैं, बिजनेस प्लस फाइनेंशियल रिस्क। सब पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में व्हाट इज फाइनेंशियल रिस्क, इस पे भी बातें आएंगी, बिजनेस रिस्क पे भी बातें आएंगी। लेकिन एक चीज देखो, बीटा इक्विटी इज अ मेजर ऑफ 2 रिस्क, बिजनेस प्लस। इस बेसिस पे हम कह सकते हैं बीटा इक्विटी विल ऑलवेज बी हायर देन बीटा एसिड। उसकी लॉजिक ये होती है, इसमें 2 रिस्क है और इसमें 1 रिस्क है, तो इट इज वेरी मच लॉजिकल 2 रिस्क बीटा मस्ट बी हायर देन 1 रिस्क बीटा। अच्छा, बाज बच्चे गहरी सोच के मालिक होते हैं, वो कभी कभी यूं सोचते हैं कि सर को यूं कहना चाहिए कि बीटा इक्विटी इज इक्वल टू बीटा एसिड और ग्रेटर देन बीटा एसिड हो सकता है। हम ऐसा नहीं कहते, उसकी वजह पता है क्या? सुनिएगा, हम कहते नहीं यार, बीटा इक्विटी विल ऑलवेज बी हायर देन बीटा एसिड। क्यों बेटा? एक चीज याद रखिए, कभी आपको कोई ये कहे ना कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा होने का एक्चुअली मतलब पता है क्या है? लॉजिकली फिर बीटा इक्विटी है ही नहीं, वो है ही बीटा एसिड।
और आपका बिजनेस लॉजिकली 100% इक्विटी फाइनेंस है, आपका बिजनेस 100% इक्विटी फाइनेंस से, तो दिल की तसल्ली के लिए आप बीटा इक्विटी बोल लो, है तो बीटा एसेट ना। व्हेन यू आर सेइंग बीटा इक्विटी इज इक्वल टू बीटा एसेट, सो लॉजिकली देन इट्स नॉट बीटा इक्विटी, बीटा इक्विटी इज इटसेल्फ बीटा एसेट। और ये भी मैं आपको एक अच्छी बात बता दूं मैथ्स की, यहां पे बताता हूं, वी ऑल लव मैथ्स। मैथ्स में हम बच्चों को एक पढ़ाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव में हम कहते हैं यार हर चीज अपने ही बराबर होती है भाई। तो बीटा इक्विटी को जब आप लिख रहे हो बीटा एसेट के बराबर, तो एक्चुअली हम कहते हैं बीटा इक्विटी नहीं हो, इटसेल्फ बीटा एसेट है। और ऐसा सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब बिजनेस 100% इक्विटी फाइनेंस हो, क्योंकि जब बिजनेस 100% इक्विटी फाइनेंस होगा तो लॉजिकली उसमें फाइनेंशियल रिस्क ही नहीं है। ठीक हो जी। अच्छा, अब एएफएम में सवाल सॉल्व करते हुए लॉजिक चेक ये रखना है कि यार जब भी बीटा इक्विटी कैलकुलेट होगा तो बीटा एसेट से ज्यादा, और बीटा एसेट जब भी कैलकुलेट होगा बीटा इक्विटी से कम। एग्जाम में ना गलती से भी किसी ने बीटा इक्विटी कम लिख दिया बीटा एसेट से, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के टॉपिक में ना 0 मार्क्स देगा, 0। ये वो मिस्टेक नहीं है जो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, ये होगी भाई। वजह यार वो बड़ा लेवल ना, वो कहते हैं यार बच्चों को ये भी नहीं पता कि 2 रिस्क वाली चीज ज्यादा होती है, 1 रिस्क वाली चीज कम होती है। इसका मतलब पता है क्या, अल्लाह ना करे आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, ऑब्वियसली एक्सेल पे ही सॉल्व करना है, आपने एक दफा बीटा इक्विटी निकाला, बीटा एसेट से कम आ गया, फिर निकाला फिर कम आ गया, बेटा आप एक काम करें, जानकर बीटा इक्विटी ज्यादा लिख कर आए, जानकर, क्योंकि मैथमेटिकली उसको भी आइडिया हो गया कि ये बच्चा जो है ना ही लव्स मैथ्स, लेकिन मसला हो रहा है, तो हो नहीं रहा। तो बेटा फिर आप जान करना बीटा इक्विटी को बीटा एसेट से ज्यादा लिखें, ताकि कॉपी चेक करने वाले को इतना पता चल सके कि कॉन्सेप्चुअली द स्टूडेंट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम मैथ्स में, इवन दो ही लव्स मैथ्स। लेकिन यार जान के ज्यादा तो लिख के आए ताकि कम से कम कॉन्सेप्चुअली तो बंदा बोले नहीं यार इसके पीछे कोई है यार, मतलब मैथमेटिकली गलत करके भी कॉन्सेप्चुअली सही होके मार्क्स लेके जा रहा है। हाँ गारंटी 0, माफी नहीं है ना यार। मतलब वो कहता है मैं क्यों माफ करूं, बच्चा बोला गलती होगी, बोले ठीक है 90 में से पास हुई हो 10 नंबर तो ये तो चले गए तेरे। बच्चा कह रहे तो 15 का सवाल था, बोले 15 चले, तो 10 मिस्टेक में से एक बताइए। नहीं है सर, सीरियसली माफी नहीं, मतलब छोड़े यार। एक दफा देखा था फॉरेक्स में, बताऊंगा किसी ने एक मिस्टेक की, आउट ऑफ 19 एक्स मार्कर की बात करो, ही गिव 3 मार्क्स, और 3 नंबर देते हुए भी ना एहसान कर रहा था, बोला कि मैं थोड़ी और अथॉरिटी थी तो मैं इसको 0 देता। तो सवाल ये पैदा होता है कि फॉरेक्स में उस बच्चे ने ऐसी क्या गलती की, तो हम बताएंगे आपको इंशाल्लाह, ताकि आप वो गलती ना करें। तो 10 डेडली सिन में से एक तो सामने आ गया हमारे पास कि भाई ये नहीं करना यार, और हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया 5 मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स का और एक पॉलिटिकल फैक्टर का। ये जो थ्योरेटिकली हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं, ये हमें आगे चल के रिपोर्ट राइटिंग में बहुत काम आएंगे, बहुत काम आएंगे। और आप चेक करें थ्योरेटिकली पढ़ते पढ़ते हम उसको लिंक अपने टॉपिक से ही कर रहे हैं, हम उससे डेविएट नहीं हो रहे, फायदा नहीं है ना। सिर्फ नॉलेज के लिए थोड़ी बैठे अल्लाह माफ करे, उसके लिए तो गूगल बाबा बहुत है, वहां से ले लें जितनी नॉलेज लेनी है। एजेंसी प्रॉब्लम जी एक कॉन्सेप्ट है, ये भी एक आध दफा एग्जामिन हो चुका है। बात करते हैं एजेंसी प्रॉब्लम के। एक्चुअली एजेंसी प्रॉब्लम भी ना एक अजीब सा रिलेशनशिप है। वो क्या है, कभी भी शेयर होल्डर को ऐसा लगे, शेयर होल्डर्स को, कि यार बीओडी के डिसीजन से हमारी वेल्थ डैमेज हुई है, शेयर होल्डर्स जो कि बिजनेस के एक्चुअली मालिक है, उनको ऐसा फील हो कि बीओडी के डिसीजन से हमारी वेल्थ क्या हुई है, डैमेज, एजेंसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। ये है ही एजेंसी प्रॉब्लम ही है ये, कि शेयर होल्डर को ऐसा लगता है कि यार बीओडी के डिसीजन से हमारी वेल्थ क्या हो रही है, डैमेज। सवाल कि सर ऐसे कौन से डिसीजंस हैं बीओडी के जिससे एक्चुअली शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्या होती है, डैमेज। फिर एक और सवाल है,
अगर बीओडी वाकई ऐसे कोई डिसीजन लेता है जिससे शेयर होल्डर को लगता है कि हमारी वेल्थ क्या हो रही है भाई, डैमेज, तो सवाल ये पैदा होता है सर, डू दे मेक सच डिसीजंस इंटेंशनली और अनइंटेंशनली? ये भी तो एक सवाल है। अगर मैं कंपनी का शेयर होल्डर, मुझे ऐसा फील हुआ कि यार आपके बीओडी, मेरा जो बीओडी है उसके डिसीजन से मेरी वेल्थ डैमेज हुई है, तो इससे फिर एक और सवाल पैदा हो गया कि बीओडी जो इस तरह के उल्टे सीधे डिसीजन ले रहा है, इंटेंशनली ले रहा है या अनइंटेंशनली। अब इस पे बात करते हैं। और ये भी याद रखिएगा बेटा, इशू सिर्फ पता है एजेंसी का कब आता है, जब किसी के डिसीजन से आपकी वेल्थ क्या हो, तो ही तो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात हो रही है, मैं छोटी बात कर देता हूँ भाई। आप किसी ब्रोकरेज हाउस के थ्रू स्टॉक से में काम कर रहे हैं, मतलब उनकी टिप पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, बेटा जब तक उनकी टिप पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको फायदा हो रहा है, आप खुश हैं। लेकिन बेटा अगर आपने उसकी टिप पे इन्वेस्टमेंट की, नुकसान हुआ, ताल्लुकात खराब होना शुरू हो, तो ताल्लुकात, क्योंकि आप कहेंगे टिप तो आपकी थी। अब वो आगे से क्या कहते हैं काउंटर, अगर बढ़ जाती शेयर प्राइस, आप यहाँ पे गिरी है ना, बढ़ जाती तो अलग बात, अब तो गिर गई। क्योंकि जब बंदे को नुकसान होता है और स्पेशली कब, किसी दूसरे के कहने पे, फिर कहानी खराब होती है। यहां भी ऐसे ही हो रहा है। Shareholder are the owner of the company and expect their directors, agents to take decision to maximize क्या? Agency problem occurs when director take decision that do not lead क्या? Maximizing shareholders wealth. Example of decision that may damage. ये कुछ decisions हैं भाई, जिससे shareholder की wealth damage होती है। Directors पे उफ, यकीन माने यार, which is very correct, यार डायरेक्टर की पे ना अनफेयरली बहुत हाई होती है। शेयर होल्डर कहता है यार बहुत पे भाई इनकी। अच्छा मजे की बात, when directors are working for the company, they are being paid a very high salaries, very high salary. और उससे मजे की बात, when they leave the company, then again they take a really big chunk of cash. डायरेक्टर जा रहा है, पैसा लेके जाएगा, तो डायरेक्टर पे जी इट इज टू हाई, जो कि अनफेयर होती है। सेकंड, टेकिंग हाई रिस्क बिजनेस डिसीजन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, क्या बताऊं मैं इस पॉइंट के बारे में, दास्तानें छुपी पड़ी हैं इस एक लाइन में। मतलब ये क्या हो रहा है, एक लाइन में दास्तानें छुपी। यस, टेकिंग हाई रिस्क बिजनेस। सवाल कि सर बीओडी को क्या पड़ी है हाई रिस्क डिसीजन लेने की, पहला सवाल। दूसरा कि सर हम तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट में एक और चीज पढ़ते हैं कि जो मैनेजमेंट होती है उसके तो एटीट्यूड होते हैं टूवर्ड्स रिस्क। ऐसी मैनेजमेंट भी हो सकती है जो रिस्क अवर्स और रिस्क ही नहीं लेती हो। आप तो कुछ और लिख रहे हो, आप तो क्या लिख रहे हो, टेकिंग हाई रिस्क बिजनेस डिसीजन। मैं इसका जवाब देता हूं यार, यकीन माने, लेट से आपकी मैनेजमेंट रिस्क लेती ही नहीं है, उसके बावजूद सम टाइम ना बिजनेस में आप एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाते हो वेयर यू हैव टू मेक अ डिसीजन। ऑब्वियसली हम डिसीजन गुड फेथ में लेते हैं, हम डिसीजन इस तरह से लेते हैं कि यार हमारी कंपनी को फायदा हो, लेकिन अगर वो डिसीजन गलत प्रूव हो गया, कंपनी गई सर, कंपनी नजर ही नहीं आएगी। दो एग्जाम्पल दूंगा। पहली, देयर वाज अ टाइम द वे बैक 2009 और 10, ब्लैकबेरी ने एक ऐसा सेलफोन लॉन्च किया, ब्लैकबेरी ने, विद इन दैट सेलफोन उन्होंने एक फैसिलिटी दी ईमेल करने की और ईमेल भेजने की। अब यार वो उस वक्त इतनी बड़ी चीज समझी गई कि लाइक अ वाइल्ड फायर उनका वो सेलफोन बिजनेस कम्युनिटी में तो फौरन फैल गया। यार जबरदस्त भाई, पूरा कीबोर्ड दे दिया, सब दे दिया, जा मेरा भाई ये ईमेल आई, बहुत बड़ी चीज थी उस वक्त, क्यों उससे पहले किसी ने ऐसा सोचा ही नहीं था। तो उनका वो जो मोबाइल था लाइक अ वाइल्ड फायर फैल गया, सक्सेस मिली ब्लैकबेरी को। अभी सक्सेस मिली ही थी, आवाजें आने लग गई कि भाई सैमसंग
और आईफोन, एप्पल वाले स्मार्टफोन लॉन्च कर रहे हैं, ब्लैकबेरी ऑलरेडी सक्सेसफुल, ये लोग अभी लॉन्च कर रहे हैं, सक्सेस का कुछ नहीं पता। एट दैट टाइम ब्लैकबेरी हैड टू मेक अ डिसीजन कि चलो जो सक्सेस मिल गई बहुत है, खत्म करो, हम भी स्मार्टफोन पे आ जाते हैं, जो ये कर रहे हैं वो हम करेंगे। या फिर हम ये सोचेंगे नहीं यार, हम तो सक्सेसफुल हैं, ऑलरेडी मार्केट में फैले हुए हैं, ये तो भी आएंगे, लॉन्च करेंगे, पता नहीं क्या फीडबैक हो। सब ब्लैकबेरी ने डिसीजन लिया कि हम अपने ही सेल फोन के साथ रहेंगे भाई, हम अपने डिजाइन पे खुश हैं। और दे थॉट कि यार अभी ये आएंगे, टाइम लगेगा, तो ब्लैकबेरी स्मार्टफोन पे उस वक्त नहीं गया। देन हिस्ट्री सेज सर ब्लैकबेरी मेड अ रॉन्ग डिसीजन। आज चेक कर लें, आज सेलफोन की रेस में ब्लैकबेरी हमें नजर ही नहीं आता, कहां सैमसंग, कहां आईफोन। नोकिया डिड द सेम मिस्टेक। नोकिया सर 10 years, one decade the giant king सर, मुझे आज भी याद है पाकिस्तान में तो नोकिया के अलावा कोई और सेलफोन लेना ना बहुत बुरा समझा जाता था, लोग बुरा समझते थे। मतलब उस वक्त किसी का सैमसंग का फोन होता तो बुरा समझते थे, बोले क्या लेंगे यार, पहला वर्ड आता था नाजुक, टूट जाएगा, अनरिलायबल, बेकार। और फ्लिप वाले को तो बहुत ही बुरा बुरा हटा हटा, इंतहाई बुरा समझते थे। मतलब बंदा परेशान हो जाता है, अल्लाह सैमसंग का फोन ही लिया मैंने, क्या कर दिया, बुरा कर दिया, अल्लाह माफ कर। नोकिया भाई राइट था, लेकिन क्या हुआ, एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी आई, नोकिया अड़े गया, उसने नहीं हम कामयाब नहीं जाएंगे नई टेक्नोलॉजी पे। देन हिस्ट्री सेज नोकिया गया। आज आप चेक कर लें, आज तक रिकवर नहीं हो पाया नोकिया, बस खत्म, उल्टी सीधी हरकतें करता रहा, आज भी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, लेकिन खत्म। जो लास्ट टाइम जब नोकिया बिका और उनका जो सीईओ था, ही वाज क्राइंग, कह रहा है नथिंग वाज रॉन्ग विद आवर बिजनेस, द प्रॉब्लम वाज वी मेड रॉन्ग डिसीजंस। बोला हमने पैसा कमाने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी वेस्ट कर दी, नाम भी गया, पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी भी गई, पूरा। तो सर समटाइम आपको क्या करना पड़ता है, हाँ, लेकिन बस तो टेकिंग सम टाइम भाई आपको फिर क्या करना पड़ता है, हाई रिस्क की डिसीजन लेने पड़ते हैं, और अगर वो डिसीजन गलत हो, ब्लैकबेरी और नोकिया जैसा हाल होता है। तो आगे फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, जो मैंने आपको पहली क्लास में कहा था कि यार हमें एएफएम को थ्योरेटिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग लेके चलना है। अगर हम सिर्फ न्यूमेरिक्स खेलेंगे तो अल्लाह रहम करे एग्जाम में हम खेल नहीं पाएंगे। और लिंक भी जगह जगह हमने किया है थ्योरी को, और मेरे ख्याल से मैंने कोशिश की है कि एक इंटरेस्ट डेवलप रहे, हम थ्योरी को ट्रेडिशनल थ्योरी वाले स्टाइल में ना पढ़े जिसमें नींद के अलावा बाकी कुछ समझ में नहीं आता। एक ही चीज समझ में आती है कि नींद अच्छी आ रही है। आई ट्राइड माय बेस्ट कि बच्चों को नींद ना आए। सो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्लास हम यहीं से इंशाल्लाह शुरू करेंगे।